Okay, the next topic is transmission bandwidth of the TDM PAM signal. So अभी हमने पढ़ा कि हम लोग बहुत सारे n नंबर ऑफ सिग्नल्स को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू TDM कैसे परफॉर्म करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं काफ़ी सारे डिस्क्रीट सिग्नल्स का। तो मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से n नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। ये सारे सिग्नल को एक ही वायर के थ्रू, एक ही चैनल के थ्रू मेरे को सेंड करना है। ठीक है, तो ये सारे सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को एक ही वायर से सेंड करना है। तो मैं क्या परफॉर्म करूँगा, पैम TDM ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। सो ये क्या होगा कि इसमें ये जो स्विच है वो 1 बाई 1 जब एक रोटेशन परफॉर्म करेगा, कंप्लीट एक रोटेशन परफॉर्म करेगा ये स्विच, तो ये स्विच ड्यूरिंग दिस वन रोटेशन 1 बाई 1 इस वाले नोड से कनेक्ट होते जाएगा। तो ये नोड क्या है, एक्चुअली x1 x2 x3 या xn, ये n नंबर ऑफ सिग्नल्स के नोड हैं। तो जब ये स्विच इस वाले नोड से कनेक्ट होता है तो पहले सिग्नल का सैंपल लेता है, फिर ये जब स्विच इस वाले नोड से कनेक्ट होता है तो दूसरे सिग्नल का सैंपल लेता है, जब ये स्विच इस वाले नोड से कनेक्ट होता है तो n नंबर के सिग्नल का ये सैंपल लेता है। इस तरह से ये एक जब रोटेशन परफॉर्म करता है तो सभी सिग्नल का एक एक सैंपल ले लेता है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है x10 x20 x30 और xn0, सभी सिग्नल का एक एक सैंपल ले लेता है। आफ्टर टाइम ts ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम ts लगता है। तो आफ्टर टाइम ts ये वन रोटेशन परफॉर्म करता है और ये फिर ये वापस दूसरा सैंपल लेना चालू करता है। तो अब ये जब सेकंड रोटेशन करेगा तो ये दूसरा सैंपल लेगा। तो यहाँ पे सबका दूसरा सैंपल लिया हुआ है। सो हमारा TDM पैम का क्या कॉन्सेप्ट था, अगर मेरे पास कोई सिग्नल है x1, उस सिग्नल का मैं एक सैम्पलिंग कर रहा हूँ बाय यूजिंग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, तो ये पहला सैंपल लिया उसका x1 ऑफ 0 और ये उस सिग्नल का दूसरा सैंपल लिया x1 ऑफ 1। इन दोनों सैंपल के बीच का टाइम है ts। तो पहले सैंपल को और दूसरे सैंपल के बीच का जो टाइम होता है वो ts। ड्यूरिंग दिस टाइम ts पहले और दूसरे सैंपल के बीच में मेरे पास बहुत सारा स्पेस बच जाता है। ठीक है, ये पहला सैंपल पहले सिग्नल का, ये दूसरा सैंपल पहले सिग्नल का, इसके बीच में काफ़ी सारा ये टाइम बच जाता है। तो मैं यहाँ पे और भी सिग्नल्स को यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, उनके सैंपल्स को सेंड कर सकता हूँ बिटवीन दिस टाइम। तो जब मैंने यहाँ पे पहला सैंपल लिया, उसके बाद मैंने दूसरा सिग्नल, लेट्स से दिस इज़ x2 का एक और ये सैंपल लिया, उस x2 के सैंपल को मैं यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का टाइम होगा ts। सो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल ऑफ दिस x1 सिग्नल मैं एक और सिग्नल x2 को यहाँ पे मल्टीप्लेक्स कर दिया और उसका एक सैंपल को भेज दिया। सो अब बताइए, अगर ये ts है, ये सिग्नल के पहला सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच का जो गैप है वो ts है, तो इसका गैप कितना होगा, लेट्स से ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो इसका गैप होगा 1.2 मतलब 0.5। उसी तरह से अगर मैं, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है x1, इसका एक सैंपल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक सैंपल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज़ x1 ऑफ 0 x2 ऑफ 0 सॉरी x1 ऑफ 1। तो ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल सेम सिग्नल का। सो x1 ऑफ 0 x1 ऑफ 1, इनके बीच का जो टाइम है वो है ts, लेट्स से 1 सेकेंड। अब इनके बीच में जो खाली टाइम बचा है वहाँ पे मैं दो और सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, लेट्स से x2 और x3। तो यहाँ पे ले लिया मैंने x2 का एक सैंपल और यहाँ पे ले लिया मैंने x3 का एक सैंपल। सो यहाँ पे x2 का पहला सैंपल आ गया और यहाँ पे x3 का पहला सैंपल आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ x3 ऑफ 0, दिस इज़ x2 ऑफ 0। तो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले सिग्नल का पहला सैंपल और पहले सिग्नल के दूसरे सैंपल के बीच में दो और सिग्नल को सैंपल कर दिया, दो और सिग्नल के सैंपल को मैंने सेंड कर दिया। तो अब बताइए, अगर ये ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 सेकेंड है, तो इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप कितना होगा, अगर तीनों इक्वल डिस्टेंस में है तो
तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/3। अगर इसी टाइप से मान लेते हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, x1, x2, x3, x4, तो ये x1 सिग्नल है, ये x2 सिग्नल है, ये x3 सिग्नल है, इसी टाइप से ये x4 सिग्नल है। ऐसा करते करते मेरे पास n नंबर सिग्नल को सेंड कर रहा हूँ। मतलब कि मैं पहले सिग्नल का पहला सैंपल और पहले सिग्नल के दूसरा सैंपल जिसके बीच का टाइम है ts, तो पहला सिग्नल का पहला सैंपल दैट मीन्स x1 ऑफ 0 और पहले सिग्नल का दूसरा सैंपल दैट मीन्स x1 ऑफ 1, इसके बीच में n नंबर ऑफ और सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, उनके सैंपल्स को सेंड कर रहा हूँ। तो x2 ऑफ 0, x3 ऑफ 0, x4 ऑफ 0 एंड सो ऑन xn ऑफ 0। पहला सैंपल और दूसरा सैंपल, एक x1 सिग्नल के पहले सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच में मैं n नंबर ऑफ और सिग्नल्स को सेंड कर रहा हूँ इंक्लूडिंग दिस x1 0। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने सेंड कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लेक्स कितने कर रहा हूँ, n, इंक्लूडिंग x1 को मिला के n नंबर ऑफ सिग्नल सेंड कर रहा हूँ। तो अगर इसके बीच का गैप ts है, x1 के पहले सैंपल और x1 के दूसरे सैंपल के बीच का गैप ts है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, दो पल्स के बीच में, मतलब x1 का पहला सैंपल और x2 का पहला सैंपल, इसके बीच का गैप होगा ts/n। और ये कैसे आया, जैसे यहाँ निकाला था हमने, यहाँ पे 1 क्या था, ts था, 1 सेकंड लिया था ts को, 3 क्या था, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स था जो मल्टीप्लेक्स हो रहे थे, x1, x2, x3, 3 सिग्नल लिया था, तो ये 1/3 आया था। उससे जस्ट पहले देखो हमने 2 सिग्नल को मल्टीप्लेक्स किया था, n की वैल्यू थी 2, ts की वैल्यू थी 1, तो ये क्या था 1/2 आया था, ये जो डिस्टेंस था, गैप था, तो ये ts/n। सो इन जनरल फार्मूला, अगर मैं n नंबर ऑफ सिग्नल को सैंपल कर रहा हूँ, ठीक है, n नंबर ऑफ सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, तो पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहले सिग्नल के दूसरे सैंपल के बीच का गैप होगा ts, दैट इज़ 1/fs, और पहले सिग्नल और दूसरे सिग्नल का जो सैंपल है उनके बीच का गैप होगा ts/n। इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है कि जो चैनल, जिस चैनल से मैं इस सिग्नल को, सारे मल्टीप्लेक्स सिग्नल को सेंड कर रहा हूँ, वो चैनल कितने सिग्नल को अकोमोडेट कर सकता है, कितने सिग्नल को भेज सकता है, तो उस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है। मान लेते हैं, इसको ऐसा समझिए कि एक जो x1 है, x2 है और x3 है, ये 3 सिग्नल को मैं सेंड कर रहा हूँ एक चैनल के थ्रू, एक वायर के थ्रू, है ना। अब ये सिग्नल का यहाँ पे मैंने सैंपल लिया और ये सिग्नल का यहाँ पे मैंने सैंपल लिया। लेट्स से ये दोनों के बीच का सैंपल का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं, या लेट्स से इसको और इजी करने के लिए इसको मान लेते हैं 10 मिनट। तो सिग्नल का पहला सैंपल और दूसरा सैंपल का बीच का जो गैप है वो है 10 मिनट। तो मतलब अगर मैं 12 बजे मैं पहला सैंपल ले रहा हूँ और उसको सेंड कर रहा हूँ इसके थ्रू, तो 12:10 को दूसरा सैंपल उस सिग्नल का सेंड कर रहा हूँ। क्लियर। तो उसमें मेरे पास कितने मिनट का गैप बच गया, 10 मिनट का गैप बच गया। अब मान लेता हूँ कि एक सिग्नल है x1 और जो सैंपल आया x1 का, ये उसका पहला सैंपल है, ये उसका दूसरा सैंपल, इसको भेज रहा हूँ 12 बजे, इसको भेज रहा हूँ 12:10 को। ठीक है, तो इस 10 मिनट के गैप में मैंने दूसरा सैंपल भेजा उसका, पहला सिग्नल का। ये जो है, ये जो पल्स बना सैंपल करने के बाद, इस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में जब कन्वर्ट किए, तो जो पल्स बना वो पल्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट का है। तो वो 2 मिनट लगता है उस सिग्नल को सेंड करने में। ठीक है, सो अब मेरे पास कितना का स्लॉट है, 10 मिनट का स्लॉट है, और उस पल्स का विड्थ कितना का है, 2 मिनट का है। अब इसके बीच में मैं कितने ऐसे सिग्नल्स को अकोमोडेट कर सकता हूँ, और भी x2 x3 कितने सिग्नल को मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। तो x2 का एक सैंपल लेता हूँ, लेट से वो भी 2 मिनट का है, x3 का एक सैंपल लेता हूँ, वो भी 2 मिनट का है। तो ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, कितना हो गया, लेट से ये 2 मिनट हो गया, ये 2 मिनट का हो गया, तो 6 मिनट हो गया। तो ऐसे करके मैं टोटल 4 सिग्नल और ले सकता हूँ, x1 x2 x3
एंड X4। इसका एक पहला सैंपल जाने में लगेगा 2 मिनट, इसके पहले सैंपल को जाने में लगेगा 2 मिनट, इसके पहले सैंपल को जाने में लगेगा 2 मिनट। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, फिर इसका दूसरा सैंपल आ जाएगा 12:10 को, या सॉरी X5 आ जाएगा यहाँ पे, उसको लगेगा 2 मिनट। तो देखो 12 बजे पहला सिग्नल का पहला सैंपल गया, इसको लगा 2 मिनट, फिर 12:02 से लेके 12:04 तक X2 का पहला सैंपल गया, फिर 12:04 से लेके 12:06 तक अगले 2 मिनट में ये X2, ये X3 का सैंपल गया। इसी टाइप से आगे 12:06 से 12:08 तक X4 का सैंपल गया, और 12:08 से 12:10 तक X5 का सैंपल गया। तो मैं टोटल 5 सिग्नल को अकोमोडेट कर सकता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू में रख सकता हूँ 5। तो X1 के पहले सैंपल और X1 के दूसरे सैंपल, X1 के पहले सैंपल और X1 के दूसरे सैंपल के बीच में मैं 5 और सिग्नल के सैंपल, मतलब 4 और सिग्नल के सैंपल अकोमोडेट कर सकता हूँ। तो टोटल मैं 5 सिग्नल को एट ए टाइम मल्टीप्लेक्स करके भेज सकता हूँ। अगर मैं 5 से ज़्यादा सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करने की कोशिश करूँगा तो ये सारे पल्स ओवरलैप होना चालू हो जाएंगे और उसमें फिर आएगा इंटरफेरेंस। तो एक चैनल कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स को सेंड कर सकता है, ये डिफाइन होता है चैनल की बैंडविड्थ से, कि चैनल की बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, तो चैनल की बैंडविड्थ कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए डेरिवेशन है, उसको अपन फाइंड करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे सिग्नल का पहला सैंपल और सिग्नल के दूसरे सैंपल, टोटल n नंबर ऑफ सिग्नल को हम लोग सैंपल कर रहे हैं और n नंबर ऑफ सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं बाय यूजिंग TDM। तो ये सिग्नल का पहला सैंपल है, ये सिग्नल का दूसरा सैंपल है, उसके बीच में ये बाकी और सिग्नल के सैंपल्स हैं। तो पहला सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो है TS, और ये दो पल्स है, सिग्नल, पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल के जो सैंपल्स हैं उनके बीच का टाइम है TS/n, वेयर TS इज द डिस टाइम एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल टू बी मल्टीप्लेक्स। जितने नंबर ऑफ सिग्नल मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं वो है n की वैल्यू। ठीक है, सो अब देखिए, सो बिटवीन फर्स्ट सैंपल एंड द सेकंड सैंपल देयर आर n-1 नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो अगर मेरे पास टोटल n सिग्नल्स हैं जो मल्टीप्लेक्स होने वाले, तो उस n सिग्नल में पहला सिग्नल के पहला सैंपल और पहला सिग्नल के दूसरे सैंपल के बीच में n-1 सिग्नल्स अवेलेबल्स हैं, उनके सैंपल्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 सिग्नल हैं जिनको मैं सेंड कर रहा हूँ, तो 5 सिग्नल में पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहला सिग्नल के दूसरे सैंपल के बीच में 4 और सिग्नल के सैंपल्स आएंगे। ठीक है, नाउ पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहला सिग्नल के दूसरे सैंपल के बीच का जो टाइम है वो है TS, मतलब एक सिग्नल के 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स के बीच का जो टाइम है वो है TS, और 2 अलग अलग सिग्नल के सैंपल के बीच का जो टाइम है वो है TS/n। फर्स्ट सिग्नल और सेकंड सिग्नल के सैंपल के बीच का जो टाइम है वो है TS/n। सो इन TS सेकेंड, लेट्स से इन TS टाइम पीरियड देयर आर टोटल n signals. So in TS seconds there are n number of pulses। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके टोटल n नंबर ऑफ पल्सेस अवेलेबल हैं। तो इन TS सेकेंड टोटल नंबर ऑफ पल्सेस अवेलेबल आर n। तो टोटल n पल्सेस आर अवेलेबल इन TS सेकेंड एंड पल्स टू पल्स स्पेसिंग इज TS/n। जो 2 पल्स के बीच का स्पेसिंग है वो कितना है, TS/n। इतना क्लियर है। सो इन TS सेकेंड्स कितने पल्स हैं, n पल्सेस हैं। इन TS सेकेंड कितने पल्सेस हैं, n पल्सेस हैं। ठीक है, इसको भी हमने और देखा था ना, कि जैसे मान लो हम लोग 3 सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं, ये 2 सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं, तो पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहला सिग्नल का दूसरा सैंपल के बीच का टाइम कितना है, TS। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, TS। और इस TS टाइम के अंतराल में कितने सैंपल्स हैं, 1 और 2। ये तो TS के बाद आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है TS।
इस TS टाइम में कितने सैंपल्स अवेलेबल हैं? 2, क्योंकि 2 सिग्नल मल्टीप्लेक्स हुए हैं। वैसे ही अगर मैं 3 सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, X1, X2 और X3, तो पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहले सिग्नल का दूसरा सैंपल, उसके बीच का टाइम है TS, और इस टाइम TS में टोटल कितने सैंपल्स आ रहे हैं? 3, 1, 2 और 3। उसी टाइप से अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, तो पहला सिग्नल का पहला सैंपल और पहला सिग्नल का दूसरा सैंपल, ये इनके बीच का टाइम है TS, और इस TS टाइम में टोटल कितने सैंपल्स आ रहे हैं मेरे पास? n नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन TS सेकेंड्स देयर आर n नंबर ऑफ पल्सेस। ठीक है, इन TS सेकेंड्स देयर आर n नंबर ऑफ पल्सेस। TS सेकेंड में, ये TS सेकेंड में कितने पल्स अवेलेबल हैं? टोटल n नंबर ऑफ पल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि n सिग्नल मल्टीप्लेक्स हुए हैं। तो इन 1 सेकेंड कितने पल्स अवेलेबल होंगे? n बाई TS पल्सेस। इन TS सेकेंड n पल्सेस, सो इन 1 सेकेंड n बाई TS पल्सेस, या इन 1 सेकेंड टोटल कितने पल्स सेंड कर रहा हूँ मैं? n इंटू FS, 1 बाई TS होता है FS। तो इन 1 सेकेंड टोटल नंबर ऑफ पल्सेस आई एम सेंडिंग व्हाट? n इंटू FS। सो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड इन TDM इज कॉल्ड सिग्नलिंग रेट। तो 1 सेकंड में मैं उस चैनल से या उस वायर से कितने नंबर ऑफ पल्सेस सेंड कर रहा हूँ? n इंटू FS नंबर ऑफ पल्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग रेट ऑफ द TDM सिस्टम। इसको डिनोट करते हैं R से, इसकी वैल्यू होती है n इंटू FS, वेयर n इज द नंबर ऑफ पल्सेस टू बी मल्टीप्लेक्स। जितने पल्स वहाँ पे या जितने सिग्नल्स हैं मल्टीप्लेक्स होने के लिए उनकी वैल्यू, उनका नंबर है, और FS इज द आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और FS की वैल्यू होती है 1 बाई TS। सो इसको फिर से समझो। इन TS सेकेंड्स, TS सेकेंड में कितने पल्स अवेलेबल हैं? n नंबर ऑफ पल्सेस आर अवेलेबल। इन TS सेकेंड देयर आर n नंबर ऑफ पल्सेस अवेलेबल। सो इन 1 सेकेंड कितने पल्स मैं सेंड कर रहा हूँ? इन TS सेकेंड इफ देयर आर n नंबर ऑफ पल्सेस, सो इन 1 सेकेंड n बाई TS पल्सेस विल बी अवेलेबल देयर। n बाई TS पल्सेस अवेलेबल होगा। मान लो 1 माइक्रो सेकेंड में मैं n नंबर ऑफ, मान लो TS की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, जो TS है उसकी वैल्यू है 1 मिली सेकेंड, सॉरी, अगर TS की वैल्यू 1 मिली सेकेंड है और उस 1 मिली सेकेंड में मैं n नंबर ऑफ पल्सेस सेंड कर रहा हूँ, मतलब पहला सैंपल और दूसरा सैंपल, सिग्नल एक का X1 का पहला सैंपल और सिग्नल X1 का दूसरा सैंपल के बीच का जो गैप है वो है 1 मिली सेकेंड। उसके बीच में मैं n नंबर ऑफ पल्सेस सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन इफ आई एम सेंडिंग n नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 मिली सेकेंड, देन इन 1 सेकेंड में मैं कितने पल्सेस सेंड करूँगा? ठीक है, वो यहाँ से निकला है। इन 1 सेकेंड आई विल सेंड n बाई TS पल्सेस। तो n बाई TS पल्सेस मैं सेंड करूँगा वहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड इन TDM इज कॉल्ड सिग्नलिंग रेट, और इसकी वैल्यू होती है NFS। और वो आया यहाँ से आया कि 1 सेकंड में वो जो ट्रांसमिशन चैनल है वो वायर है, उसे कितने नंबर ऑफ पल्सेस मैं सेंड करूँगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? n इंटू FS, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ पल्सेस, FS इज़ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो दैट FS होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM, तो यहाँ पे R भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2NFM। ठीक है, सो R की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2NFM। नाउ मिनिमम चैनल बैंडविड्थ फॉर PDM। अब चैनल की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? n नंबर ऑफ पल्सेस को अगर मेरे को मल्टीप्लेक्स करना है तो कितने बैंडविड्थ का चैनल मेरे को मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा? तो उसका फार्मूला होता है ये। तो मिनिमम बैंडविड्थ इन PM सिस्टम इज़ R बाई 2, सिग्नलिंग रेट बाई 2, और R की वैल्यू होती है NFS, तो ये हो जाएगा NFS बाई 2। और FS की वैल्यू रखें अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM, तो ये हो जाएगा बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2NFM बाई 2, या मिनिमम बैंडविड्थ हो जाएगा NFM। तो मिनिमम बैंडविड्थ का फार्मूला होता है n इंटू FM इन केस ऑफ
TDM पैम सिस्टम। तो कोई जो ट्रांसमिशन मीडिया है जिससे मैं चैनल को सेंड कर रहा हूँ उसकी मिनिमम बैंडविड्थ इतनी होनी चाहिए, दिस, ठीक है, मिनिमम बैंडविड्थ होनी चाहिए इतनी। सो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पहला सिग्नल का पहला, ये जो X1 है उसका बैंडविड्थ था FM, ये X2 है उसका बैंडविड्थ था FM, ये X3 है उसका भी बैंडविड्थ था FM है। ये सब सिग्नल का बैंडविड्थ जो है FM है, मतलब सब सिग्नल का बैंडविड्थ 5 किलोहर्ट्ज़ है। मान लेते हैं FM के लिए 5 किलोहर्ट्ज़ है, सब सिग्नल का बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो उस सिग्नल को सेंड करने के लिए n नंबर ऑफ 5 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को सेंड करने के लिए मेरे को कितना लगेगा, चैनल का बैंडविड्थ कितना रिक्वायर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, X1 का बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, X2 का बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़, X3 का बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़, सब का बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़, XN का भी बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज़। तो मैं इस टाइप से n नंबर ऑफ चैनल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ यूजिंग TDM। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये X1 का पहला सैंपल लिया उसको सेंड किया, फिर X2 का पहला सैंपल लिया उसको सेंड किया, फिर X3 का पहला सैंपल लिया उसको सेंड किया। इसी टाइप से n नंबर ऑफ सिग्नल के एक एक सैंपल लिया उनको सेंड किया, फिर X1 का दूसरा सैंपल लिया और उसको सेंड किया। तो ड्यूरिंग वन ये पीरियड, एक फ्रेम में मैं n नंबर ऑफ सिग्नल के सैंपल्स को सेंड कर रहा हूँ। इसकी बैंडविड्थ अगर FM है, इसकी बैंडविड्थ अगर FM है, इसकी बैंडविड्थ अगर FM है, तो n नंबर ऑफ सिग्नल्स के सेंड करने के लिए मेरे को n इंटू FM बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी ना, मिनिमम कम से कम इतना बैंडविड्थ तो चाहिए। अगर इंडिविजुअल एक एक पल्स की बैंडविड्थ FM है, एक एक सिग्नल की बैंडविड्थ FM है, तो n सिग्नल्स को भेजने के लिए मेरे को n इंटू FM बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही यहाँ पे डेरिवेशन से आया है, चैनल बैंडविड्थ ऑफ पैम सिग्नल। तो मिनिमम बैंडविड्थ का फार्मूला होता है सिग्नलिंग रेट बाई 2। सिग्नलिंग रेट का फार्मूला होता है NFS, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल टू बी मल्टीप्लेक्स, जितने सिग्नल मल्टीप्लेक्स होने का है वो। FS इज़ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। FS की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM, तो R की वैल्यू भी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2NFM। मिनिमम बैंडविड्थ का फार्मूला होता है R/2, R की वैल्यू होती है NFS/2। नाउ FS की वैल्यू रख देंगे ग्रेटर देन 2FM, तो हो जाएगा 2NFM/2। तो मिनिमम बैंडविड्थ होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू NFM। अगर FS की वैल्यू इक्वल टू 2FM है, अगर FS की वैल्यू इक्वल टू 2FM है, जो कि वर्स्ट केस होता है हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वाला, इफ़ FS इज इक्वल टू 2FM, अगर वर्स्ट केस आएगा, इफ़ FS इज इक्वल टू 2FM, तो मिनिमम बैंडविड्थ उस केस में होगा NFM। ये कब का केस है, जब FS की वैल्यू होगी 2FM। तो इन केस ऑफ TDM मिनिमम बैंडविड्थ इज R/2 और R की वैल्यू होती है NFS, ठीक है, ये जो याद रखना। या मिनिमम बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट होती है वर्स्ट केस में वो होगी NFM। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंडविड्थ ऑफ द PAM TDM सिस्टम।